सोचिए, आप एक डॉक्टर हैं, पूरी तरह से मतलब विज्ञान पर भरोसा करते हैं, और एक दिन आपका एक मरीज हिप्नोसिस में आपको अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाने लगता है। आप क्या करेंगे? आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं। ये बातें डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स के एक हिस्से पर आधारित हैं। हमारे सामने है डॉक्टर वाइस, एक बहुत ही सम्मानित मनोचिकित्सक, और उनकी मरीज कैथरीन। कैथरीन जो सालों से एंग्जाइटी और बुरे सपनों से परेशान है। आज हम उनके एक खास हिप्नोसिस सेशन को बहुत करीब से देखेंगे। एक ऐसा सेशन जिसने न सिर्फ कैथरीन के डर की जड़ें खो दी, बल्कि डॉक्टर वाइस की दुनिया को भी मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सपने से। एक जलता हुआ घर जिसमें कैथरीन के पिता उसे कुछ लाने के लिए वापस भेज देते हैं। ये सपना क्यों जरूरी है, ये हमें आगे पता चलेगा। हाँ, और इस कहानी में ना डॉक्टर वाइस का किरदार उतना ही जरूरी है जितना कैथरीन का, क्योंकि ये सिर्फ एक मरीज के ठीक होने की नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के बदलने की भी कहानी है। एक ऐसा डॉक्टर जो विज्ञान की सीमाओं से आगे देखने पर मजबूर हो जाता है। हमें ये याद रखना होगा कि डॉक्टर वाइस ने हिप्नोसिस का सहारा तब लिया जब 1.5 साल तक मतलब सारे पारंपरिक तरीके फेल हो चुके थे। वो लगभग हार मान चुके थे। हिप्नोसिस उनका आखिरी दांव था और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उन्हें कहाँ ले जाने वाला है। अच्छा। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जहां मास्टर्स यानी कुछ उन्नत आत्माएं कैथरीन के जरिए बात करना शुरू करती हैं। अच्छा। और वो जो बताती हैं वो किसी भी मेडिकल टेक्स्ट बुक में नहीं था। तो चलिए उस सेशन में चलते हैं। डॉक्टर वाइस कैथरीन को धीरे धीरे हिप्नोसिस की गहरी अवस्था में ले जाते हैं। पहले तो सब शांत रहता है, फिर कैथरीन बोलना शुरू करती हैं। उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखती हैं। सिर पर हुड पहनी एक औरत, सोने के धागों से कढ़ाई वाला एक काला ब्रोकेड कपड़ा, और फिर पहाड़ों के बीच बनी एक सफेद संगमरमर की बहुत बड़ी सी इमारत। कैथरीन को लगता है कि वो इमारत शायद कोई जेल है। और इसके बाद जो डिटेल्स आती है ना, वो हैरान करने वाली है। वो इस इमारत के बाहर खड़े सैनिकों को देखती है। वो उनकी वर्दी का हुलिया बताती है। काले रंग की वर्दी, कंधों पर सुनहरे पैड्स और सुनहरी लटकन। अरे वाह! नुकीले सुनहरे हेलमेट्स और कमर पर एक चौड़ा लाल रंग का सैश। और उनके हाथों में घुमावदार तलवारें हैं। एक मिनट, ये डिटेल्स तो बहुत ही खास है। मेरा मतलब है, एक आम अमेरिकी महिला को 18वीं सदी के सैनिकों की वर्दी के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे हो सकती है? यही तो बात है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप आमतौर पर फिल्मों में देखते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर वाइस के लिए तो ये एक बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, और यही वो पल था जहां उनका स्केप्टिसिज्म, मतलब जो उनका संशयवाद था, वो टूटना शुरू हुआ। क्योंकि इसके तुरंत बाद कैथरीन उस जगह और समय का नाम बताती है, यूक्रेन, साल 1758। अब डॉक्टर वाइस के लिए यह मानना मुश्किल था कि कैथरीन ये सब कहीं से पढ़कर बता रही है। ये जानकारी बहुत ही स्पेसिफिक और अप्रत्याशित थी। उनके दिमाग में पहला सवाल यही आया कि ये यादें कहां से रही हैं। और कहानी यहीं नहीं रुकती। कैथरीन फिर खुद को उस दौर में देखती है, लेकिन एक सैनिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक छोटे गरीब लड़के के रूप में। उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसे ठंड लग रही है, और वो बहुत डरा हुआ है। उसे पता चलता है कि उस संगमरमर की इमारत वाली जेल में उसका पिता कैद है। उस पर सैनिकों के कुछ जरूरी कागजात चुराने का झूठा इल्जाम लगाया गया है। और यहीं पर उस जन्म की सबसे दर्दनाक याद जुड़ी है। वो छोटा लड़का वो बेबसी से देखता है क्योंकि उसके पिता को उस जुर्म के लिए मार दिया जाता है जो उन्होंने किया ही नहीं था। उस बेबसी और अन्याय के एहसास की गहराई सोचिए। जब डॉक्टर वाइस पूछते हैं कि उसने उस जिंदगी से क्या सीखा, तो कैथरीन की आवाज में उस लड़के का दर्द सुनाई देता है। वो कहती है, लोगों के बारे में जल्दबाजी में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। आपको सबके साथ निष्पक्ष रहना होगा। ये बात तो मतलब सोचने पे मजबूर करती है। इसका मतलब उसके मन में न्याय और निष्पक्षता का जो भाव आज है, उसकी जड़ें शायद सदियों पुराने उस अन्याय में छिपी हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन के किसी डर को बड़े होने तक साथ लेकर चलते हैं। बस यहाँ वो बचपन एक पूरी दूसरी जिंदगी है। ये दिखाता है कि हमारी आत्मा हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा यादें सहेज कर रखती है, और कभी-कभी हमारे आज के डर, हमारी आज की मान्यताएं उन पुरानी अनसुलझी कहानियों की ही गूंज होती हैं। तो एक तरफ पिछले जन्म का ये सच सामने आ रहा था, लेकिन कैथरीन के अपने इस जीवन की पहेलियां भी थीं।
आपको याद होगा हमने शुरू में एक जलते हुए घर के सपने का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर वाइस ने फैसला किया कि अब उस सपने की तह तक जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने हिप्नोसिस में ही कैथरीन से उस सपने के बारे में पूछा। और जवाब तुरंत मिला। कैथरीन को याद आया कि उसके पिता ने उसे आग में वापस एक छोटा सा धातु का बक्सा लाने के लिए भेजा था। जब डॉक्टर वाइस ने पूछा कि उस बक्से में ऐसा क्या कीमती था, तो पता चला उसमें उसके पिता के टिकट और सिक्कों का कलेक्शन था। चाह, मतलब अपने बेटे की जान से ज्यादा कीमती एक हॉबी। ये बहुत अजीब बात है। हाँ, और सपने का विश्लेषण इससे भी गहरा है। कैथरीन ने बताया कि उसके पिता को लगा कि कोई असली खतरा नहीं है, जबकि घर सच में जल रहा था। उन्होंने कैथरीन को इसलिए भेजा क्योंकि उन्हें लगा कि वो छोटी है और ज्यादा तेजी से अंदर बाहर आ सकती है। डॉक्टर वाइस को तुरंत समझ आ गया कि ये सपना उनके रिश्ते का एक पैटर्न दिखा रहा था। अच्छा, पिता जिम्मेदारियों से बचते हैं, खतरे को कम आंकते हैं, और कैथरीन उनके लिए जोखिम उठाती है। और वो आग इस बात का प्रतीक थी कि समय खत्म हो रहा है। ये सपना कोई रैंडम इमेज नहीं थी, बल्कि उसके अवचेतन मन का एक मैसेज था जो उसके और उसके पिता के रिश्ते की सच्चाई बयां कर रहा था। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस सेशन को एक थेरेपी सेशन से कहीं ज्यादा बना दिया। अचानक कमरे में माहौल बदल गया। कैथरीन की आवाज वो कैथरीन की नहीं रही। उसकी आवाज गहरी, भारी और मतलब अधिकारपूर्ण हो गई। एक मास्टर स्पिरिट ने उसके जरिए बोलना शुरू कर दिया, और उनका पहला संदेश ही चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हमारे शरीर सिर्फ एक वाहन है जिन्हें हम छोड़ देते हैं। जैसे हम एक बच्चे के शरीर से एक वयस्क के शरीर में जाते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, ये विकास का अगला चरण है, जहां हम आध्यात्मिक स्तर पर चले जाते हैं। और ये संदेश डॉक्टर वाइस के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। वो एक डॉक्टर थे जो शरीर और दिमाग पर काम करते थे। आत्मा और मृत्यु के बाद जीवन, ये सारी बातें उनके दायरे से बाहर थीं। मास्टर्स ने आगे समझाया कि आध्यात्मिक दुनिया में विकास के 3 चरण होते हैं। नवीनीकरण यानी रिन्यूअल, जहां आत्माएं अपनी पिछली जिंदगी के बोझ से मुक्त होती हैं। दूसरा सीखना यानी लर्निंग, जहां ज्ञान बहुत तेजी से मिलता है। और तीसरा निर्णय यानी डिसीजन, जहां आत्मा ये तय करती है कि उसे कब, कहां और क्यों लौटना है। तो मतलब हम वापस क्यों आते हैं? अगर आध्यात्मिक दुनिया में सीखना इतना तेज है, तो इस मुश्किल भरी भौतिक दुनिया में वापस आने की क्या जरूरत है? मास्टर्स के मुताबिक हम यहाँ कुछ खास सबक सीखने आते हैं जो वहां नहीं सीखे जा सकते हैं। खासकर रिश्तों से जुड़े सबक, प्यार, करुणा, भरोसा, धैर्य। ये चीजें सिद्धांतों में नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों को निभाते हुए ही सीखी जा सकती हैं। अच्छा, इसीलिए हम बार बार लौटते हैं उन अनसुलझे रिश्तों और अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए। इसी बात पर डॉक्टर वाइस ने एक सीधा सवाल पूछा कि कैथरीन को इस जीवन में क्या सीखना है, उसका सबसे बड़ा सबक क्या है? और जवाब बिना एक पल की देरी के आया, भरोसा, ट्रस्ट। कैथरीन ने बताया कि उसे लोगों पर भरोसा करने में बहुत मुश्किल होती है, और ये आदत उसे उन लोगों से भी दूर कर देती है जिन पर उसे असल में भरोसा करना चाहिए। उसने 2 लोगों का नाम भी लिया, स्टुअर्ट उसका बॉयफ्रेंड जो उसे डर और असुरक्षा की एक जेल में रखता है, और बैकी उसकी दोस्त जो हमेशा उसके मन में शक के बीज बोती है। और यही हमें हिप्नोसिस की उस अति चेतन यानी सुपर कॉन्शियस अवस्था का महत्व समझना होगा। इस अवस्था को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप गूगल मैप्स पर स्ट्रीट व्यू से निकलकर सैटेलाइट व्यू पर आ गए हों। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण है। सड़क पर चलते हुए आपको सिर्फ अगली गली या चौराहा दिखता है, लेकिन ऊपर से आपको पूरा शहर, सारे रास्ते, ट्रैफिक का पैटर्न, सब कुछ साफ नजर आता है। कैथरीन उस वक्त अपनी जिंदगी को सैटेलाइट व्यू से देख रही थी। उसे स्टुअर्ट और बैकी के असली इरादे और उनके रिश्ते पर पड़ने वाला नकारात्मक असर साफ साफ दिख रहा था, जो उसे जागृत अवस्था में कभी नहीं दिखता था। तो डॉक्टर वाइस का काम अब इस सैटेलाइट व्यू वाली समझ को उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में लाना था। बिल्कुल। और जैसे ही लग रहा था कि सेशन अपने अंत पर है, एक और चौंकाने वाली याद सामने आई। डॉक्टर वाइस ने यूं ही उसके गले की एक सर्जरी के बारे में पूछा जो कुछ महीने पहले हुई थी। और कैथरीन ने जो बताया, उसने उसके एक और बड़े डर का राज खोल दिया। उसने बताया कि जब वो ऑपरेशन के दौरान गहरे एनेस्थीसिया में थी, यानी पूरी तरह बेहोश, तब भी उसने सर्जनों को बात करते हुए सुना था। एक सर्जन दूसरे से कह रहा था कि जब वो उसके गले से सांस की ट्यूब निकालेंगे तो हो सकता है कि गले में सूजन आ जाए और उसका दम घुट जाए। क्या? मतलब वो पूरी तरह बेहोश थी, फिर भी सुन रही थी। हाँ, उसका चेतन मन सोया हुआ था, लेकिन अवचेतन मन जाग रहा था और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। दम घुटने का वो डर जो सर्जरी के बाद से उसे लगातार परेशान कर रहा था, उसकी जड़
यही सुनी हुई बात थी। और ये जानकारी जैसे ही उसके चेतन मन में आई, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, उसका वो डर हमेशा के लिए गायब हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और ये घटना इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाती है कि मरीज एनेस्थीसिया के दौरान क्या सुनते हैं और ये उनकी रिकवरी को कैसे प्रभावित कर सकता है। आज की इस चर्चा से कितने कमाल के मोड़ निकल कर आए। एक 200 साल पुराने जन ने आज के न्याय के भाव को कैसे शक्ल दी, एक सपने ने रिश्तों की उलझी हुई सच्चाई को कैसे सुलझा दिया, और ऑपरेशन टेबल पर सुनी एक अधूरी बात ने कैसे एक जानलेवा डर पैदा कर दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे शक्तिशाली पल वो था जब कैथरीन, या शायद मास्टर, ने डॉक्टर वाइस से कहा कि एनेस्थीसिया वाली बात का पता चलना उसके यानी कैथरीन के लिए उतना जरूरी नहीं था जितना उनके यानी डॉक्टर वाइस के लिए था। ये डॉक्टर वाइस को सिखाने और बदलने के लिए था। एक डॉक्टर जो सिर्फ दवा और थेरेपी पर यकीन करता था, उसे ये दिखाने के लिए कि इंसान का मन और आत्मा कितनी गहरी और रहस्यमयी है। ये बताता है कि दूसरों की मदद करने की प्रक्रिया में अक्सर सबसे बड़े सबक हमें खुद मिलते हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब डॉक्टर वाइस कैथरीन से पूछते हैं कि क्या वो भविष्य देख सकती है, तो मास्टर्स की आवाज में जवाब आता है, वे इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे अतीत का ज्ञान हमें ठीक कर सकता है, हमारे दुखों को मिटा सकता है, तो हमारे भविष्य का ज्ञान हमारे साथ क्या कर सकता है, और ऐसा क्यों है कि हमें इसे जानने से रोका जा रहा है। शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहने के लिए बने हैं।